नाउ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जब मैंने स्टार्ट किया था तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैंने आपको स्लेटस रूल दिखा दिया था। स्लेटस रूल मतलब वहां पे मैंने बताया था कि व्हाट इज ए जेड इफेक्टिव। एक्चुअली जेड इफेक्टिव का मालूम होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा जहां अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा वहां एटम की साइज कम होगी, और जहां अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं तो जहां शेल्स बढ़ेंगे एटम की साइज बढ़ेगी। तो वेरिएशन इन द साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस, ये चीजें समझने के लिए आपको स्लेटस रूल सीखना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं जो स्लेटस रूल मैंने आपको पढ़ाया है, ये स्लेटस रूल आईआईटी मेंस में पूछा जाता है, लेकिन इसी स्लेटस रूल का यूज हमारे नीट के बच्चे करते हैं टू आइडेंटिफाई डिक्रीज इन द साइज एंड इंक्रीज इन द साइज, राइट। तो ये चीजें मैंने पूरी डिटेल में आपको समझा दिया है। अब जाएंगे बेटा द टॉपिक कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए बेटा ये है हमारा सबसे पहले एटॉमिक साइज, आप इसको एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो। तो ये जो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज का जो डेफिनेशन हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते आए, तो डेफिनेशन लोअर क्लास तक सही था, पर जैसे ही हम हायर क्लास में आ गए, जैसे कि अभी हम 11th क्लास में आ गए और 11th क्लास में किसी ने वो डेफिनेशन अगर बता दी है तो डेफिनेशन को थोड़ा सोचना पड़ता है कि वो सही में डेफिनेशन सही भी है या गलत है। बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर होता है आपको 11th क्लास में, वहां पढ़ाया जाता है क्या, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस सेंटर में होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होगा और वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग चक्कर काटता है जैसे कि प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये ऐसा पढ़ाया जाता है। फिर वहां पढ़ाते पढ़ाते अपने डी ब्रोगली अंकल आके बोलते हैं, ये अंकल का नाम है डी ब्रोगली। अब ये डी ब्रोगली अंकल आके बोलते हैं नहीं भाई, ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका ऐसा टुकड़े टुकड़े में चलता है, टुकड़े टुकड़े में मतलब पार्टिकल के नेचर में चलता है, मतलब यहाँ से आएगा यहाँ रुक गया, फिर यहाँ पर आके रुक गया। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो घूमने की ताकत है वो ऐसी है, मतलब ये जो घूमना है ना इस नेचर को बोला गया है पार्टिकल नेचर। सर ये पार्टिकल नेचर हमको समझ में नहीं आया, तो बेटा डोंट वरी, सुधीर सर का ट्रिक काम आ जाएगा। पार्टिकल नेचर ऐसा समझो, कभी आपने ऐसा कोई घड़ी देखी है बेटा, घड़ी वॉच ऐसी बड़ी सी वॉल क्लॉक होती है, राइट, मेरे घर में कभी आए तो दिखा दूंगा। ऐसी घड़ी है, दो है, एक बड़ी है और एक दूसरी भी बड़ी है। बेटा एक घड़ी में अगर आप सेकंड वाला हैंड देखोगे ना, सेकंड वाला ये ऐसे घूमता है, टक 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 टक, मतलब कैसे चल रहा है, यहां से यहाँ गया रुक गया, यहां से यहाँ गया रुक गया, यहां से यहाँ गया रुक गया। इसका मतलब मालूम क्या है, वो सेकंड वाला जो काटा है, सेकंड वाला जो आप बोलते हैं सेकंड वाला हैंड जो है, वो क्या करता है, आपके पास अंदर में बैटरी रखी हुई है ना, बैटरी, वो बैटरी से एनर्जी खींचता है, ऐसा आके घूमता है, देखो एनर्जी खींचा और आके ऐसा चल के रुक गया। क्यों रुक गया, जितनी एनर्जी लिया उतना काम किया फिर रुक गया, फिर बैटरी से एनर्जी लेता है फिर चलता है। तो ये जो है ना टक टक टक, इसको बोलते हैं बेटा पार्टिकल नेचर। ये मेरा अंदाज है समझाने का, बुक में और कुछ होगा पर आपको समझ में जरूर आएगा। ये जो आ रहा है ना रुक रुक के चलना, वो पार्टिकल नेचर है। नहीं समझे, अच्छी बात है। हम थर्ड फ्लोर में खड़े हैं, थर्ड फ्लोर में खड़े हैं, हमको सेकंड फ्लोर में जाना है, जाना है। अब बाजू में सीढ़ी है और बाजू में लिफ्ट है, आप बोलेंगे नहीं चलो बहुत अभी बहुत ये हो गया, बॉडी को एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, हम सीढ़ी से चलेंगे। हम सीढ़ी से एक स्टेप नीचे उतरते हैं, फिर ऐसा है। तो जरा उसको फ्रैक्शन में सोचो, जब ऊपर से आप नीचे आते हो ना, सीढ़ी पहली सीढ़ी से सेकंड सीढ़ी पे, तो आपकी एनर्जी लूज हो रही है, जैसी सेकंड पे आ गए एनर्जी गेन कर लिया, फिर लूज फिर गेन। तो ये ऐसा ऐसा रुक रुक के आना, उस रुक रुक के आने को डी ब्रोगली अंकल ने बोला था भाई ये जो नेचर होती है इसको आपने पार्टिकल नेचर बोलना है। अच्छी बात है। अब क्या हो गया, आप सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में थे, थर्ड से सेकंड में आना है, आपके सामने लिफ्ट भी है सीढ़ियां भी है, आप क्या कर दिए, लिफ्ट के अंदर गए, दरवाजा बंद किए, बटन दबा दिए, जर्र से नीचे आ गए। अब जैसे सीधा नीचे आए तो यहाँ पर क्या था, कंटिन्यूस फ्लो था, राइट। तो ये जो कंटिन्यूस फ्लो होती है ना ये ऐसी होती है, इनके हिसाब से, इनके हिसाब से मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा ऐसे टुकड़े टुकड़ों में चलता है या ऐसे वेव के फॉर्म में चलता है। तो ये जो वेव चला ना इसको बोलते हैं बेटा वेव की नेचर। अब मुझे बताओ, हम 10th क्लास में एटम की साइज जब पढ़ने गए थे, हमारी साइंस टीचर ने जैसा मुझे पढ़ाया, आपके भी साइंस टीचर ने ऐसे ही पढ़ाया होगा क्या, भाई न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर है वो उसकी एटम की, ये एटम है ना, एटम है भाई, ये एटम है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर है वो उस एटम की रेडियस है, वो उस एटम की रेडियस है। ये 10th क्लास का डेफिनेशन अच्छा था, काम भी कर गया। पर जैसे 11th में आगे डी ब्रोगली अंकल का नाम सुने,
और उनके कुछ अपने थेरीज पढ़े तो उनके हिसाब से पार्टिकल नेचर मतलब चलेगा, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये एटम की रेडियस मान सकते हैं। लेकिन बेटा वेव नेचर भी तो काम कर रहा है। अगर आप वेव नेचर के बारे में सोचो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, न्यूक्लियस यहाँ, अरे भाई ये डिस्टेंस तो कम है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, न्यूक्लियस यहाँ, ये तो डिस्टेंस ज्यादा है। तो बेटा यहां से देखो सारा डिस्टेंस आपका सेम है, लेकिन यहाँ कम ज्यादा कम ज्यादा। तो सर एटम की डेफिनेशन कैसा बोला जाए? तो एटम की डेफिनेशन बोलने के लिए ना तो ये कंसेप्ट काम में आएगा, ये काम ही नहीं आएगा। क्यों? डी ब्रोगली साहब ने बोला ना, इलेक्ट्रॉन के दो नेचर है बेटा, डुअल नेचर कहते हैं। डुअल नेचर का मतलब पार्टिकल भी है, वेव भी है। अगर आप पार्टिकल कंसिडर करते हो तो वेव को छोड़ नहीं सकते, वेव को पकड़ना ही पड़ेगा। अगर आप वेव नेचर को समझना चाहो तो आपका न्यूक्लियस अभी थोड़ी देर के लिए करीब में फिर दूर है, फिर इलेक्ट्रॉन देखो बहुत दूर गया और यहाँ पर आ गया करीब में। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटम की रेडियस, ये बोलना गलत ही है, गलत ही है। तो क्या करेंगे, लोगों ने बहुत सोचा, फिर उन्होंने लगा कि चलो कुछ तो नया मेथड डाल के देखेंगे जिससे हमको आंसर आ सकता है। तो उन्होंने सोचा कुछ नया मेथड डाल के देखेंगे, और वो नया मेथड कुछ ऐसा निकला। क्या बेटा? सुनो अब मैं बताने जा रहा हूँ। पहले मैंने क्या बताया, एटम की डेफिनेशन 10th क्लास तक एक थी, पर 11th क्लास में आके अगर वो डेफिनेशन लगाना चाहते हो तो वो डेफिनेशन गलत है। इसका मतलब आप कभी भी आइसोलेटेड एटम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट कंसीडर आइसोलेटेड एटम, मतलब आप सिंगल एटम को कंसीडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिंगल एटम अपने आप में अनस्टेबल होता है। तो क्या होगा बेटा? सो वी हैव टू कंसीडर बॉन्डेड फॉर्म ऑफ एटम। मतलब आपको एटम की रेडियस डिफाइन करवाने के लिए सिंगल एटम कंसीडर नहीं कर सकते हो। आपको क्या करवाना पड़ेगा बेटा? आपको करवाना पड़ेगा बॉन्डेड फॉर्म ऑफ एटम। इज इट क्लियर? सो टू डिफाइन atomic radius, we cannot consider isolated atoms, so we have to consider bonded form of atom. सर ये बॉन्डेड फॉर्म ऑफ एटम क्या होते हैं? अरे देखो सर, ये आपका एटम बॉन्डेड फॉर्म है, ये एक एटम है और एक एटम है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन गई। बन सकती नहीं? बन सकती भाई। ये एक एटम है और ये एक एटम है, और इन दोनों के बीच में भी बॉन्डिंग बन गई। सर आपने ऐसा क्यों किया कि आपकी डायग्राम तो गलत नहीं थी? नहीं बेटा, सुधीर सर की डायग्राम तो अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन डायग्राम गलत नहीं बना सकते हैं। ये आपका एक एटम है, ये बगल वाला उसका और एक जुड़ा हुआ एटम है, दोनों एटम के बीच में बॉन्ड बन गए, या और ये वाला भी बॉन्ड बन गया। बेटा इन दोनों का मतलब क्या है? देखिए, ये वाला एटम ये वाले एटम से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, देखो ये शेयर कर दिया, और ये वाला एटम ये वाले एटम से सिर्फ बॉन्ड बना लिया। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये वाले लिख दो बेटा, ए और बी। हाँ, इस एटम का न्यूक्लियस ए है, इस एटम का न्यूक्लियस बी है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बेटा डी ए बी को आप क्या कहते हो? सर इसको कहते हो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बेटा ये कैसा है बॉन्ड? बॉन्ड जो बना है शेयरिंग से बना है। सर आपको कैसे मालूम? बेटा ये वाला एटम इसके अंदर आया, ये इसके अंदर आया, ये अंदर आना मतलब शेयर हो गया। तो मैं बोलूंगा दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए कोवैलेंट बॉन्ड। भाई कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? सर एक ऐसा बॉन्ड बना, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड बेटा, डी ए बी आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो कह सकते हो, लेकिन ये कोवैलेंट बॉन्ड है। वेरी गुड। दूसरा, ये वाला देखिए बेटा, आपका एटम ये वाला ए है, ये वाला बी है, राइट? सर मैं इस डी ए बी को क्या बोलूं? सर ये भी तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। अच्छी बात है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, राइट सर? बेटा इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं बोलूंगा, इस एटम और इस एटम के बीच में शेयरिंग तो नहीं हुई, बॉन्ड तो हुआ, तो ऐसे इसको आप बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड एज ए मेटालिक बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं बेटा? मेटालिक बॉन्ड। मतलब ये दो मेटल हो सकते हैं,
जिसको आप क्या कह सकते हैं बेटा, क्रिस्टल बॉन्ड। मतलब दो एटम्स को क्रिस्टल समझा गया है, कॉल्ड एज ए क्रिस्टल बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड। तो बेटा मेटालिक बॉन्डिंग में शेयरिंग नहीं हुई, लेकिन आपके कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हो गई, अच्छी बात है। अब क्या करो, इसमें मुझे रेडियस होना, क्या करना बेटा, ये जो आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर लो। जो आधा करोगे ये उसकी रेडियस कहलाएंगी, कॉल्ड एज ए कोवेलेंट रेडियस। तो बोलो बेटा व्हाट इज ए कोवेलेंट रेडियस। तो आपने बोलना कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसका आधा कर लो, वो आपका कोवेलेंट रेडियस होता है। तो मैंने आपको बताया ना बेटा, किसी भी एटम का रेडियस निकालने के लिए सिंगल एटम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो 10th क्लास तक का डेफिनेशन सही था। 11th में आने के बाद हमें मालूम पड़ा कि एटम्स के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव। बेटा अगर वेव कंसिडर कराते हो तो करना ही पड़ता, वेव कंसिडर कराओगे तो कभी न्यूक्लियस के करीब आ गया इलेक्ट्रॉन, कभी दूर गया, डिस्टेंस सेम नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस एटम को दूसरे एटम से जोड़ के मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। मतलब इसको कहते हैं बॉन्डेड फॉर्म ऑफ एटम। देखो बेटा मॉलिक्यूल बना लिए, बॉन्डेड फॉर्म। अब बॉन्ड बनने के बाद ये एटम दूर दूर नहीं जाएंगे, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही रहेंगे। तो आपको ये न्यूक्लियस से लेके ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बना है ड्यू टू विच बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि देखो दोनों एटम के बीच में शेयरिंग हो गई। पॉसिबिलिटी है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता, मेटालिक बॉन्ड भी बना सकता। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे तो उसका आधा कर लो, जो हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है दैट इज अ कोवेलेंट रेडियस। व्हाट इज अ कोवेलेंट रेडियस, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम आर कॉल्ड एज ए कोवेलेंट रेडियस। थोड़ी देर के लिए मिटा दूं मैं, बिकॉज इसी को हम क्लैरिफाई कर लेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बेटा एक तो ये हो गया। तो मुझे आपको ये बताना है बेटा, यहाँ पर we cannot consider isolated atom but we can consider bonded form of atom. Hence so atomic radius is divided into following types. बेटा डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। कौन से फॉलोइंग टाइप भाई, नंबर 1 कोवैलेंट रेडियस। सर कोवैलेंट रेडियस मतलब क्या होगा, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम होगा, उसका आधा कर लो, कोवैलेंट रेडियस। बेटा दूसरा वाला होगा मेटालिक रेडियस। अभी भी सुधीर सर ने डायग्राम बनाए थे, याद है, हमारी एनसीईआरटी में इसको लिखते हैं क्रिस्टल रेडियस। क्या लिखते हैं बेटा, क्रिस्टल रेडियस। अभी बनाया था ना मैंने, वो था मेटालिक वाला। बेटा थर्ड वाला होता है वैंडरवाल अंकल की रेडियस। अब ये वैंडरवाल अंकल कौन है, पढ़ेंगे भाई। वैंडरवाल अंकल की रेडियस, वैंडरवाल रेडियस। और फोर्थ वाला आएगा आयनिक रेडियस। मतलब देखो आपको एटॉमिक रेडियस पढ़ना है तो ये एटॉमिक रेडियस को 4 तरह से पढ़ सकते हैं। क्यों, सिंगल एटम तो कंसिडर नहीं किए, क्यों, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, बॉन्डेड फॉर्म ऑफ एटम। भाई ये बॉन्डेड फॉर्म ऑफ एटम क्या हो सकता है, दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हो, दो एटम के बीच में मेटालिक बॉन्ड बना सकते हो, दो एटम के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वैंडरवाल अंकल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकते हो, और दो एटम्स में या तो आयंस बनाएगा, या तो कैटायन बनाएगा, या तो एनायन बनाएगा। कैटायन एनायन से आपको आयनिक रेडियस भी आ जाएगी। अब हम एक एक करके सीखेंगे। फर्स्ट वन इज कोवेलेंट रेडियस, वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल। देन वी लर्न अबाउट मेटालिक, वैंडरवाल एंड आयनिक। बेटा यहाँ तक मैंने जो बता दिया है, इसमें कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज आस्क मी योर डाउट। आपके डाउट क्लैरिफाई करने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, राइट। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट यहाँ तक। बेटा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टू डिफाइन द एटॉमिक रेडियस वी कैन नॉट कंसिडर आइसोलेटेड एटम। सिंगल एटम कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर आपके पार्टिकल नेचर भी आएगा, वेव नेचर भी आएगा। इसीलिए हमको बॉन्डेड फॉर्म ऑफ एटम लेना पड़ेगा, जो कि ये है। बेटा बॉन्डेड फॉर्म ऑफ एटम का मतलब मॉलिक्यूल ही है ना, दो एटम मिला के क्या मिलता है, मॉलिक्यूल मिलता है। तो एटॉमिक रेडियस अब डिवाइड कर जाएंगे इस टाइप में, कौन सा,
कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, क्रिस्टल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, आयनिक रेडियस। ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको एक एक करा के दूंगा। द फर्स्ट वन विल टॉक अबाउट द कोवेलेंट रेडियस। बेटा कोवेलेंट रेडियस मतलब दो एटम्स कंबाइन होके कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे, ऐसे कुछ होगा ना, दो एटम कंबाइन होके कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे। वेरी गुड, चलो मैं करा के दे देता हूँ, वो भी करा के देंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब इसमें जो सबसे पहला वाला टाइप आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज ए कोवेलेंट रेडियस। बेटा इसको एक्सप्लेन कराने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसा हेल्प लूंगा, सिंपल वे। बेटा एक ये एटम होगा, राइट, फिर दूसरा भी एटम होगा, राइट, दोनों एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स मिला लिए होंगे। वेरी गुड। बेटा इस मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड हो सकता है, चलो मैं दिखा दूं, चलो ये करके देखेंगे। बेटा ये क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, तो क्लोरीन और क्लोरीन दोनों कैसे, नॉन मेटल्स है। क्या है बेटा ये क्या है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल। बेटा ये क्लोरीन क्या है आपका, नॉन मेटल। अब दोनों भी आपके नॉन मेटल हो गए, तो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या होता है, आपने बोलना इट इज कॉल्ड एज ए कोवैलेंट बॉन्ड। ये सीख रहे बेटा, हम लोग सीख रहे हैं। क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, दो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। बेटा 10th क्लास में डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, नहीं तो अभी पढ़ लो। व्हाट इज दैट, कोवैलेंट बॉन्ड इज ए बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, आपने बोलना ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छी बात है भाई, ये क्लोरीन है, इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा दूसरा क्लोरीन, उसके भी वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों स्टेबल होना चाहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है सर, नहीं, कितने स्टेबल है, 8। तो 8 स्टेबल कैसे होंगे बेटा, ये क्लोरीन क्या करेगा, थोड़े देर के लिए अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये क्लोरीन क्या करेगा, थोड़े देर के लिए अपना इलेक्ट्रॉन बगल वाले को देगा। बेटा ये क्लोरीन देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन उठा के टोटल 8 बना लिया, 8 नहीं बने, अरे बन गए, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 आ गया बेटा शेयरिंग, दैट इज 8 आ गया है। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज, आप देखिए अगेन आपके पास अनदर क्लोरीन भी रखा हुआ है। नाउ देखिए बेटा मैंने आपको क्या बताया था, इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी कितने 7 है, तो क्या स्टेबल है, नहीं है। ये क्लोरीन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करा लिया। बेटा ये क्लोरीन भी देखो 2 + 2 4 + 2 6, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करा के बॉन्डिंग बना लिए। तो बेटा ये जो बॉन्ड बना है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपने सीखा है ना, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज ए कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे ही सीखे ना। वेरी गुड। तो यही तो बताना चाहता था बेटा मैं, इन दोनों क्लोरीन एटम के बीच का जो बॉन्ड है कैसा है, शेयरिंग से बना हुआ है। तो शेयरिंग मतलब आप कैसे बनाओगे, इसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बेटा इसको मैं यहाँ बना दूं, ये एक एटम है, राइट, फिर ये दूसरा एटम है। बेटा ये एटम का ये न्यूक्लियर आप ए कंसिडर करो, ये एटम की न्यूक्लियर आप बी कंसिडर करो, और ये दोनों का डिस्टेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड एज ए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मैंने यही बोला ना बेटा, व्हाट इज ए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं डी ए बी कॉल्ड एज ए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बेटा आप मुझे बताओ ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे बना, शेयरिंग से बना या शेयरिंग से नहीं बना। तो आप बोलना सर ये डिस्टेंस तो शेयरिंग से बना, मतलब ये आप बॉन्ड भी कह सकते हो। दो एटम के बीच के न्यूक्लियर का डिस्टेंस जो होता है ना वो बॉन्ड भी होता है। तो सर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं कोवेलेंट बॉन्ड बोल दूं, सर बिंदास बोल दो बेटा, सुधीर सर ने बताया, गलत नहीं बताया है। व्हाट इज दिस बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड शेयरिंग से बना है सर, तो बॉन्ड कौन है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा डीएबी आपका क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड है। आपको क्या होना, रेडियस होना, किसकी, कोवेलेंट रेडियस। कर दूं मैं, यहां से लेके यहां तक का आधा डिस्टेंस कर लो, ये क्या बन गया, सी आर। व्हाट इज सी आर, कोवेलेंट रेडियस। लिखो बेटा मैं, सर कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। नहीं बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर लो तो कोवेलेंट रेडियस आ गया। वेरी गुड। सर मैं डिफाइन कर दूं,
व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस? इट इज द, ऐसा लिखो ना, इट इज क्यों, CR, कोवेलेंट रेडियस is the half of the internuclear distance. सही है ना बेटा? इट इज द हाफ ऑफ द, आधा करे ना भाई इसका, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू कोवेलेंटली bonded atom. The covalent radius is the half of the internuclear distance between the two covalently bonded atoms are called as a covalent radius. बेटा एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। देखो एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके लिए। बेटा ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, और ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल का DAB कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ दिया है 1.98 एंगस्ट्रॉम दिया है। कितना दिया बेटा? 1.98 एंगस्ट्रॉम। और हमसे पूछा है कि सर आप इसकी कोवेलेंट रेडियस निकाल के दो। तो मैंने क्या किया, ये आपको DAB है मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालोगे? कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी है? 1.98। बेटा ये A डिग्री मतलब एंगस्ट्रॉम होती है, उसकी यूनिट से बाय 2 करा लो। कितना आएगा बेटा? 2 9 18, फिर आ गया 18 9 18, आंसर मुझे आ रहा है 0.99 एंगस्ट्रॉम। कितनी आ गई भाई? 0.99 एंगस्ट्रॉम। मतलब Cl2 के मॉलिक्यूल में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो दे दिया, और हमसे पूछा भाई कोवेलेंट रेडियस निकालो, तो निकाल लिया। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है, सर ने तो वही बताया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, उसका आधा कर लो, आएगा कोवेलेंट की रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल इज 0.99 एंगस्ट्रॉम। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी। देख लो एक बार ठीक से, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे। प्लीज लिसन हियर बेटा, once again I am repeating here the same thing. What is the covalent radius? Sir, covalent radius means what is a covalent radius? देखिए बेटा, covalent radius is the half of the internuclear distance between two covalently bonded atom called as a covalent radius. दिख गया बेटा covalent radius? Half of the internuclear distance between two covalently bonded atom are called as a covalent radius. बेटा ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि शेयरिंग से बना है, अंदर गया, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोल सकते हो, कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो, और इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, उसको आप कोवेलेंट रेडियस बोल सकते हो। मैंने एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल का लिया है, क्लोरीन एटम दोनों का डिस्टेंस क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये दिया है 1.98 एंगस्ट्रॉम दिया है, इसका आधा कर लो भाई, आधा मतलब यहां से यहां कर लो, कितना आएगा? 0.99 एंगस्ट्रॉम इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ द क्लोरीन एटम। इज इट क्लियर? राइट बेटा, वेरी गुड। देख लो एग्जांपल, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एग्जांपल।